हेलो गाइस। सो कैसे हो आप लोग। तो आज हम शुरू करते हैं। एक नया आईपीओ आने वाला है मार्केट में, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। सितंबर 1 को ये ओपन होगा और सितंबर 3 को ये आईपीओ की बिडिंग क्लोज होगी। सो अमांता हेल्थ केयर करके ये आईपीओ है नया जो आने वाला है मार्केट में। काफ़ी चर्चाएं हो रही है इस आईपीओ की। सो मैंने भी एक एनालिसिस करी है अपनी तरफ से इस आईपीओ पे। सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं यहाँ इस वीडियो में शो कर रहा हूँ ये सिर्फ एक मेरी एनालिसिस है जो कि मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अगर आप इस आईपीओ को ख़रीदना चाहते हैं तो आप एक बार अपनी खुद से रिसर्च करें, या फिर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र होगा उससे रिसर्च करें, उससे के हेल्प लें और रिसर्च करें और फिर इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें। तो शुरू करते हैं जो मैंने अपना रिसर्च किया है उसमें। तो सबसे पहले आप देखेंगे आईपीओ का जो ओपनिंग डेट है वो तुम्हारा सितंबर 1 को ओपन होने वाला है और सितंबर 3 तक ये रहेगा। और अलॉटमेंट आपको जो इन केस आपको इसका आईपीओ मिलता है तो आपका अलॉटमेंट 4 तारीख तक हो जाएगा और लिस्टिंग आपकी 8 या 9 तारीख तक हो जाएगी एनएससी और बीएससी दोनों में। अभी हम इशू साइज़ की बात करें तो ये कुछ 1 करोड़ के इक्विटी शेयर आप मार्केट में लेके आ रहे हैं जिसकी कुल वैल्यू है 126 करोड़। सो अगर आप देखें तो इतना बड़ा कोई आईपीओ नहीं है, सिर्फ 126 करोड़ का ही है। तो एक आप समझ सकते हैं कि छोटा सा आईपीओ ये लेके आ रहे हैं। तो इसको आप इसमें छोटे साइज़ वाले में अलॉटमेंट के चांसेस थोड़ा कम होते हैं, बट हाँ ये है कि जिसको हो जाता है तो लिस्टिंग गेन्स मिल जाते हैं। सो अगर हम प्राइस बैंड की बात करें तो पर शेयर जो इसका प्राइस बैंड इन्होंने रखा हुआ है 120 से 126 के बीच में रखा हुआ है। और साइज़ जो होने वाला है वो 119 शेयर का होने वाला है, जिसमें कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी 14,994। तो अगर आप एक जो सिंगल लॉट जो कि आपको मिनिमम लेना ही पड़ेगा उसमें 119 शेयर आएंगे और जिसकी वैल्यू जाएगी अप्रॉक्स 15,000। सो अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो आपको एटलीस्ट 15,000 रुपये की ज़रूरत होगी। अब अगर हम इसके फाइनेंशियल की बात करें तो अगर आप देखोगे तो 2023 में ये कंपनी ने लॉस किया था जो कि अराउंड 2 करोड़ के आसपास था, 2 करोड़ 10 लाख के आसपास था। उसके बाद आप देखोगे तो उसके बाद से इन्होंने कुछ रिकवरी करी है। रिकवरी बोले तो इन प्रॉफिटेबिलिटी इन्होंने की है 24 में और फिर 10 में इन्होंने काफ़ी उसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया है। सो मतलब प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखोगे टर्न अराउंड स्टोरी इनकी तो काफ़ी अच्छी रही है। पहले 2 करोड़ के नुकसान में थे, उसके बाद 2024 में इन्होंने 3 करोड़ लगभग 3.5 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट किया। उसके बाद अगर जो 25 में देखोगे तो अप्रॉक्स 10.5 करोड़ का प्रॉफिट में पहुंच गए हैं। तो अगर देखोगे तो कंपनी ने 2 साल में काफ़ी कुछ प्रॉफिटेबिलिटी या फिर ये जो इक्विपमेंट की जो बेसिकली अगर मैं कंपनी के बारे में आपको पहले बता दूं तो ये जनरली जो मेडिकल में इक्विपमेंट यूज़ होते हैं उनको बनाने का काम करती है। और इसका बिजनेस जो है डोमेस्टिक भी है और साथ में एक्सपोर्ट भी करती है। मींस एक्सपोर्ट इन द सेंस अगर देखें हम तो ये बाहर की कंट्रीज़ को भी अपना ये जो इक्विपमेंट बनाती है उनको सेल करती है। अगर जो आप इसका मार्जिन्स देखोगे तो इबिटा मार्जिन 22% है, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 3.8 है, आरओई 12 से 12.5 के बीच में है, आरओसीई 13.7 है। तो मतलब अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे इसकी तो ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहूँगा एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ कंपनी, कंपेयरिंग साइज़ ऑफ द कंपनी, क्योंकि इतना बड़ा साइज़ नहीं है कंपनी का, फिर भी लेस देन 20 के परसेंटाइज से ग्रो कर रही है। तो जो कि मेरे को इतना खास तो नहीं लग रहा है फ़िलहाल। लेकिन अगर जो तुम इसका डेप्थ देखोगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर तुम देखोगे तो 2.02 का डेप्थ है इनका पर इक्विटी शेयर, तो जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो डेप्थ में थोड़ा ज़्यादा है, बाकी प्रॉफिटेबिलिटी है ठीक ठाक है पर इतनी भी अच्छी नहीं है। जिस हिसाब से कंपनी का साइज़ है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। फिर अगर हम बिज़नेस की बात करें इनका, जो मैंने आपको बताया ही है कि ये मेनली ये 6 कैटेगरीज में जो इनका अपना इक्विपमेंट है वो बनाती है, जो 6-7 कैटेगरी इनके पास है।
उसके बाद जो एक्सपोर्ट करती है 19 से 21 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है, बाकी 67% इनका डोमेस्टिक है और 33% इनका एक्सपोर्ट होता है। मींस जो ये टोटल जितना भी सामान बनाती है, जो कि आप ले सकते हैं कि एज्यूम करिए इन्होंने 100 मेडिकल इक्विपमेंट बनाए, तो उसमें से ये 67 तो इंडिया में ही सेल आउट करती है, बाकी 33 जो बचे हुए हैं उनको बाहर देशों में भेजती है। तो मीन्स इनका जो रेशियो है ठीक है, मतलब इंडिया में भी इनका बिजनेस है और एक्सपोर्ट भी करती हैं, तो बिजनेस ठीक है अभी के लिए। और बाकी जो सर्टिफिकेशन देखोगे तो WHO से है, ISO स्टैंडर्ड है, तो सर्टिफिकेशन के मामले में इन्होंने सारे एक्वायर किए हैं और आई थिंक ये मैंडेटरी ही होता है। अगर जो तुम्हें एक्सपोर्ट करना है तो उससे पहले काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन आपके पास होने चाहिए। उस स्टैंडर्ड से ही आपके पास बाहर की कंट्रीज़ आपको लेती हैं, क्योंकि वो प्रीफर करती हैं कि जो कोई रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करें, तभी जाके वो बाहर की कंपनियां अपने पास सामान को परचेज करती हैं। फिर आगे हम इनकी बात करें, इसमें जो रिस्क हो सकता है फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों। एक तो ये है कि इसकी फैक्ट्री सिर्फ गुजरात में है, इंडिया में सिर्फ गुजरात में इसकी फैक्ट्री है। वहाँ पे ही ये जो है सब चीज़ बनाते हैं। अगर फैक्ट्री में या वहाँ पे कुछ दिक्कतें होती हैं तो इनका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा, जिसका डायरेक्टली इफेक्ट शेयर होल्डर्स को होगा। अगर आप फाइनेंस कॉस्ट की बात करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा है, 46% है 2025 में। सप्लायर कंसंट्रेशन की बात करोगे तो जो इनके टॉप 5 जो सप्लायर है वहीं पे इनका पूरा 62% सेल होती है। अगर जो कोई दिक्कत हुई टॉप 5 में से 2 में भी कोई दिक्कत हुई, किसी के साथ, किसी कंपनी के साथ कुछ टाई अप की दिक्कत हुई या और कोई मेजर इश्यूज हुए, जैसे कि ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया, ऐसी कोई दूसरी कंट्रीज करती है या फिर कुछ भी होता है, अगर किसी कंपनीज में सिर्फ 5 सप्लायर्स है उसमें, तो इनके जो ये परचेजेस है उनमें जो ले रहे हैं इनका सामान बिकने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 62% सिर्फ 5 सप्लायर्स को ही जा रहा है। फिर अगर तुम रॉ मटेरियल की कॉस्ट देखोगे तो मेनली ये पॉलीमर्स पे डिपेंड करती है, जो कि डायरेक्टली क्रूड ऑयल से लिंक है। ठीक है, तो अगर क्रूड ऑयल का तुम्हें पता ही है, जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कहीं इसराइल का युद्ध चल रहा है ईरान के साथ, तो क्रूड ऑयल का इसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है। आपने देखा ही होगा कि टैरिफ वैरिफ का भी चल ही रहा है। तो जितना ज़्यादा क्रूड ऑयल में फ्लक्चुएशन होगा उतना इनका रॉ मटेरियल में कॉस्ट इंक्रीज डिक्रीज होगी, जिससे इनका मार्जिन इंक्रीज डिक्रीज ज़्यादा होगा। तो फिर डायरेक्टली जब मार्जिन इंक्रीज डिक्रीज ज़्यादा होगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज ज़्यादा होगी, जिसके कारण फिर इन्वेस्ट जो इस कंपनी की वैल्यू है वो ज़्यादा ज़्यादा ऊपर नीचे होगी, जिसमें कि वॉलेटिलिटी एट द एंड ज़्यादा होगी। अगर जो तुम इनका एक्सपोर्ट और क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क देखोगे तो टॉप 10 क्लाइंट्स 29% रेवेन्यू आता है। एम्प्लॉय टर्न अराउंड एंड लिटिगेशन में देखोगे तो हाई अट्रैक्शन ऑन गोइंग केसेस, मतलब काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर कुछ केसेस भी हैं, तो इसके कारण मतलब थोड़ा रिस्पेक्टर तो है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने में, खासकर लॉन्ग टर्म में। अगर आप सिर्फ IPO के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मे बी, जैसे वैल्यूएशन भी देखोगे आप तो 46 का पी है अराउंड, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। छोटी कंपनी है भले, लेकिन फिर भी ज़्यादा है। जिस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी कर रही, इतनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है अभी के लिए, और ऊपर से पहले ही प्राइस टू अर्निंग रेशियो इतना ज़्यादा है। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करना है तो हाँ, आप लास्ट डे में देख के अकॉर्डिंग टू ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो कि अगेन रेगुलेटेड नहीं है, इसमें भी काफ़ी सारी मैनिपुलेशन हो सकती है। ऊपर से ये छोटी कंपनीज है तो इसमें और भी ज़्यादा हो सकती है। बट हाँ, अगर आप सिर्फ इतना रिस्क रिवॉर्ड आपका है तो आप ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख के इसमें इन्वेस्ट या फिर IPO में अप्लाई कर सकते हैं। करंटली अगर आप इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखोगे तो वो 17-18% के लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। आई मीन कि इसका मतलब होता है कि अगर जो आज ये कंपनी लिस्ट हो जाती है तो आपको 17-18% का जो लिस्टिंग गेन है वो मिल जाएगा। तो समरी मैं आपका यही बताऊंगा कि जिसका फाइनेंशियल है ठीक है, इम्प्रूव हुए हैं पिछले 2 साल में। ऑपरेशंस में अगर जो देखोगे तो प्रोडक्ट काफ़ी डाइवर्सिफाई है, ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, एक्सपोर्ट भी करते हैं। ग्रोथ प्लान्स में देखोगे तो आप ये फंड को कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ देखनी पड़ेगी। फिर वैल्यूएशन अगर जो तुम देखोगे तो लिस्टिंग गेन दिखा ही रहा है। रिस्क, ये रिस्क जो आप देख रहे हो तो इनका
ठीक है, ठीक-ठाक है, मतलब बिज़नेस इनका इतना इतना छोटा भी नहीं है कि क्लाइंट्स ही नहीं है, क्लाइंट्स इंडिया में भी हैं, बाहर भी हैं। ठीक है, ये तो हमारे थे कि प्रोस क्या थे इनके फाइनेंशियल ऑपरेशन ग्रोथ प्लान्स और वैल्यूएशन और रिस्क के। अब हम इसका कॉन्स देखते हैं। तो पहला तो है कि हाई फाइनेंस कॉस्ट है। बोले तो इनको पैसा काफ़ी लगता है ये चीज़ें बनाने बुनाने में। फिर ऊपर से जो इनका डायरेक्टली पॉलीमर्स जो यूज़ करते हैं ये लोग, तो फिर डिपेंड करता है वो क्रूड ऑयल पे मेनली, तो उसका फ्लक्चुएशन है बहुत ज़्यादा। दूसरा चीज़ ये है कि ऑपरेशन जो है वो एक ही जगह में, मतलब जो इनका फैक्ट्री है वो सिर्फ गुजरात में है, जिसके कारण कोई गुजरात में अगर इन केस इनकी फैक्ट्री में कोई इश्यूज होते हैं या कुछ भी होता है गवर्नमेंट के साथ या कुछ भी, तो इनका पूरा बिजनेस ठप पड़ सकता है। फिर ग्रोथ प्लान सब देखोगे तो कैपेक्स जो है इनका वो जो ले रहे हैं वो कुछ गारंटेड नहीं है कि वो सक्सेस होगा ही होगा। वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है, जो मैंने तुम्हें बताया ही था। 46 43 46 के आसपास का पी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी चल रही है उस हिसाब से। दूसरा इसका है कि वॉलीटिलिटी, रेगुलेटरी, ये सारी चीज़ें इसमें है ही। वॉलीटिलिटी मैं आपको बता ही दिया हूँ। रेगुलेटरी इसमें काफ़ी सारी लगती हैं। कोई कंपनीज जैसे बाहर एक्सपोर्ट होगा तो वो कभी किसी चीज़ का सर्टिफिकेशन लेने के लिए बोलती हैं। ये सब चीज़ें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, रिस्क फैक्टर इसमें। ऑर्डर बुक देखोगे तो वो मुझे अभी इस कंपनी का काफ़ी सारी साइट्स में मैंने चेक किया, तो अभी करंटली कोई ऑर्डर बुक इनका रिलीज़ नहीं हुआ है। तो अभी मे बी जब ये लिस्ट हो जाएगी कंपनी तो हमें तब देखना पड़ेगा कि ऑर्डर बुक कैसी है इनकी, कितने ऑर्डर्स हैं इनके पास, कैसा कैसा इनका बिजनेस का चलेगा आगे। क्योंकि ऑर्डर बुक से हमें बहुत कुछ पता चलता है। ऑर्डर बुक से हमें ये पता चलता है कि हाँ भाई, कंपनी के पास जो क्लाइंट है वो इनको फर्दर ऑर्डर्स दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, कंपनी फर्दर कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर नीचे होगा, लेकिन अगर जो ऑर्डर बुक स्ट्रांग है तो फिर वो मैनेज हो जाता है। इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट भी होता है, लेकिन ऑर्डर बुक अच्छी है तो ये काफ़ी सारे चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें में मैनेज कर लेते हैं। तो वही है, अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आईपीओ के बाद तक ऑर्डर बुक देखने का। बट हाँ, अभी तक जितना भी एनालिसिस मैंने किया है तो मेरे को लगता है कि कंपनी का वैल्यूएशन मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा है। दूसरा, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी हुई है लास्ट 2 साल में, लेकिन अगेन इतनी भी ज़्यादा नहीं हुई है कि इसका जो वैल्यूएशन है उसे मैच कर सके। फिर तीसरी चीज़ ये कि अभी इनका क्या ग्रोथ प्लान है, कितने कितने ये कंपनी सस्टेन करेगी, ये सब चीज़ें भी इनका भी इतना क्लियर नहीं है। तो मैं जनरली इस आईपीओ में खुद, अगर मैं इस जगह में हूँ तो मैं तो प्रीफर नहीं करूँगा। बट हाँ, अगर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसका जो डिमांड ज़्यादा होती है तो मे बी किसी टाइम के लिए मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम में मेरे को लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना होगा, तो उस चीज़ के लिए कर सकते हैं देख के। लिस्टिंग गेन मिलते ही फिर मैं एग्जिट कर जाऊंगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए देखने के लिए इसमें काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ेगी। ऑर्डर बुक देखनी पड़ेगी, इनका क्या प्लान है वो सब चीज़ देखना पड़ेगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, आप इसमें अप्लाई करोगे नहीं करोगे। थैंक यू सो मच गाइस।